Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to start part 2 of Unit 3, Block 3, MPCE 033, that is MAPC second year students who have opted for Organizational Psychology. This video is for you guys. I have already made part 1 of Unit 3. You can check its link in the description section. This is the second part और यहाँ आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल्स ऑफ चेंज. कौन कौन से मॉडल्स सजेस्ट किए गए हैं जो चेंज को हैंडल करने में हेल्प करेंगे हमारी, उसको हम आज समझने वाले हैं. सबसे पहले हम ये समझेंगे कि चेंज को मैनेज करने के लिए क्या क्या चीज़ें होती है और क्यों चेंज के लिए इतना रेजिस्टेंस होता है, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं उसको हम समझेंगे पहले. जब भी हम चेंज को मैनेज करने की बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि हम न्यू आइडियाज को अडॉप्ट कर रहे हैं, उसमें अगेन न्यू बिहेवियर्स को अडॉप्ट कर रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज की वजह से आया है. मैनेजिंग चेंज इज ऑल अबाउट अडॉप्टिंग टू न्यू आइडियाज और बिहेवियर्स. जब न्यू सिचुएशन में हम अडेप्ट करते हैं क्यों करते हैं? क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको और सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं. जिन ऑर्गेनाइजेशन में ये चेंज होता रहता है वो ज़्यादा यूज टू होते हैं, एंड सेकेंडली वो एक मैसेज डालते हैं सारे लोगों को कि ये एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटीज ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादा है. जो एम्प्लॉयज़ होते हैं अगर वो चेंज में इन्वॉल्व हो जाएं और चेंज जैसा भी हो रहा है उसको एग्री कर जाएं, ऑर्गेनाइजेशन में जो इफेक्टिवनेस है उसकी वो बढ़ जाती है. ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को मैनेज करने के लिए पूरी प्लानिंग की ज़रूरत होती है, और हम ये भी इंश्योर कर सकते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ है उनका रेजिस्टेंस हमें कम से कम मिले, या ना मिले तो और अच्छा है. और अगर रेजिस्टेंस होता है तो कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंज लाने की. इसीलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि एम्प्लॉयज़ की तरफ से कोई रेजिस्टेंस ना आए और जो ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्टिवनेस है वो मैक्सिमम हो. तो मिनिमाइजिंग एम्प्लॉयज रेजिस्टेंस एंड कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग दी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, इस पे हमें फोकस करना होगा. एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है अगेन जो भी हम चेंज जब लाना चाहते हैं, और हमारा जो फोकस होता है वो होता है कि इंडिविजुअल लेवल पे भी डेवलपमेंट हो और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी डेवलपमेंट हो. तो चेंज अगेन जब आता है कि ये बहुत इनसिक्योरिटीज़ और एंग्जाइटीज़ लेके आता है एम्प्लॉयज़ में. और वो रीज़न क्या है? क्योंकि चेंज को कोई पसंद नहीं करता. अगेन एम्प्लॉय को नए सिरे से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा. वो इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब हो जाएगा, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था. अब दो तरह के चेंजेस के बारे में बात की है यहाँ पे, एक है रिएक्टिव चेंज और एक होता है प्रोएक्टिव चेंज. प्रोएक्टिव चेंज जो होता है वो बहुत प्लान्ड वे में किया जाता है, और इसके लिए पूरा प्रोसेस पहले से प्रिपेयर्ड होता है कि कैसे आगे बढ़ेंगे, और रीज़न और इसमें गोल भी हमारा सेट होता है. तो इसीलिए हमारे पास रीज़न भी होता है कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं. तो प्लान्ड होता है, प्रिपेयर्ड होते हैं, और हमारे को आउटकम के बारे में पता होता है, और उस आउटकम को रीच करने के लिए हम ऐसा करते हैं. इसमें हमें जनरली कोई प्रॉब्लम ज़्यादा आती नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी रेजिस्टेंसेस के ऊपर होमवर्क कर चुके होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को फर्दर डेवलप करना चाहते हैं. पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें कैसे रिएक्ट करना है, कैसे रिस्पॉन्स करना है, वो इसके मायने नहीं रखते. हमारा मेन यहाँ पे फोकस होता है कि डेवलपमेंट होगा ऑर्गेनाइज. रिएक्टिव की बात करें तो ये ऑटोमेटिक चेंज की वजह से आता है रिएक्टिव चेंज, और अगेन ये ऑटोमेटिक होता है और अनप्लैन्ड होता है. तो इसमें यहाँ पे प्लान लिखा है लेकिन ये अनप्लैन्ड होता है जो रिएक्टिव चेंज होता है. इसमें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना वो प्रिपेयर्ड नहीं होते. वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आई उसको फेस करने के लिए, या कोई सिचुएशन आई उसको फेस करने के लिए उसका रेस्पॉन्स होता है रिएक्टिव चेंज. हम कोई नया कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रोएक्टिव में हम कुछ नया भी डाल रहे हैं. दोनों में फ़र्क इतना है. नाउ कमिंग टू मॉडल्स, देयर आर 7 मॉडल्स जो यहाँ पे बताए हैं. हम सारे मॉडल्स वन बाय वन समझेंगे. फर्स्ट मॉडल है लुइन्स चेंज मॉडल. ये हमने पहले भी थोड़ा सा इसका जिस्ट लिया हुआ है प्रीवियस चैप्टर्स में. कर्ट लुइन कहते हैं जो प्रोसेस ऑफ चेंज है ना वो 3 स्टेज मॉडल के थ्रू उन्होंने समझाने की कोशिश की है. पहला जो स्टेज होता है वो अनफ्रीजिंग होता है. इनका कहना है कि लोग जो होते हैं ना वो फ्रोजन स्टेट में होते हैं. फ्रोजन स्टेट मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं. फिर उनको हमें अनफ्रीज करना पड़ता है, एंड देन उनको चेंज रेडी बनाना पड़ता है. उसके बाद फिर वो दोबारा फ्रीज मोड में चले जाते हैं. तो फ्रोजन, अनफ्रीज एंड देन चेंज रेडी.
सो इसमें फोकस जो होता है वो होता है कि हम एम्प्लॉयज़ में मोटिवेशन क्रिएट करते हैं, उनको रेडी करते हैं कि वो चेंज के लिए तैयार हो जाए। मैनेजर्स अगेन एक चेंज एजेंट का काम करता है यहाँ पे, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि वो जो शेल में फंसे हुए हैं ना, एक शेल के अंदर बंद है जो एम्प्लॉयज़, शेल इन द सेंस अपने शेल से बाहर नहीं निकलना चाहते, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, उनको कंप्लायंसेंसी से या फिर सेल्फ राइटियसनेस के थ्रू उनमें ये भरते हैं कि भाई तुम्हारे को, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें आगे कंट्रीब्यूट करना है इस चीज़ के लिए। सो मैनेजर्स आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस कॉज कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ के बीच में या सबॉर्डिनेट्स के बीच में, और सबॉर्डिनेट्स का रेजिस्टेंस जो है वो किन किन फैक्टर्स पे हो सकता है। इकोनॉमिक फैक्टर हो सकता है, जैसे हमने प्रीवियस फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। सोशल फैक्टर हो सकता है, पर्सनल रीजंस भी हो सकता है कि एम्प्लॉय क्यों रेजिस्ट करना चाह रहा है। तो मैनेजर डिस्कस करेगा अपने सबॉर्डिनेट से, उनको एक्सप्लेन करेगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है ऑर्गेनाइजेशन में और क्यों चेंज की ज़रूरत है। सो जब ये म्यूचुअल लर्निंग का प्रोसेस शुरू होगा मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो एक नया बिहेवियरल पैटर्न बनने लगेगा, कस्टम्स डेवलप होंगे, ट्रेडिशंस डेवलप होंगे, और फिर नए तरीके से कैसे चीज़ें करनी है वो एम्प्लॉयज़ सीखने लगेंगे। नेक्स्ट जो इसमें स्टेज आती है वो आती है मूवमेंट। इसका मतलब होता है चेंज को इनकॉर्पोरेट करना। जो फ्रीज स्टेट थे उससे हमने उन्हें अनफ्रीज में डाला, और उनको अनफ्रीजिंग के बाद का जो स्टेट है वो होता है कि चेंज के लिए की तरफ मूव करना। तो एम्प्लॉयज़ कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग होता है एम्प्लॉयज़ के अंदर, मतलब वो अब नए तरीके से सीखना शुरू करेंगे, और इससे वो कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन और इंटरनलाइजेशन जो है उसकी हेल्प से हम इसको करते हैं। तो कंप्लायंस का मतलब होता है कि उनको रिवार्ड या पनिशमेंट वे में अलाउ करवाना कि भाई चेंज अब आ गया है, अब तुम्हें सीखना ही पड़ेगा। तो या तो आप रिवार्ड देके उन्हें सिखाओ या उन्हें पनिश करके सिखाओ, लेकिन उनको ये इसके लिए रेडी बनाना ही पड़ेगा, मूव करवाना ही पड़ेगा। देन सेकेंड स्टेज हमने सेकेंड पढ़ा था आइडेंटिफिकेशन। मतलब एम्प्लॉयज़ को साइकोलॉजिकली ये इम्प्रेशन डालना पड़ेगा कि उनके रोल मॉडल सिलेक्ट करने पड़ेंगे सो दैट उनका बिहेवियर मॉडिफाई हो सके। तो जब वो अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ देखो हमारे जैसा ये दूसरा बंदा है जिसने सीख लिया, तो वो उसको कॉपी करके फिर वो सीखना शुरू कर देंगे कि अच्छा वो सीख सकता तो हम क्यों नहीं सीख सकते वाला। तो उनका बिहेवियर मॉडिफाई किया जाएगा। देन इंटरनलाइजेशन, इंडिविजुअल के अंदर इंटरनल चेंजेस आएंगे डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू। वो न्यू एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना शुरू करेगा, मतलब जब आप चीज़ों को अपनाना शुरू कर देते हो वो चीज़। एंड देन थर्ड स्टेप आएगा रीफ्रीजिंग, मतलब जो उन्होंने अब अपनी पुराना जो सिस्टम था उसको छोड़ दिया, अब उन्होंने नए तरीके से सीखना शुरू कर दी चीज़ें, अब उस चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे तो वो उनकी हैबिट बन जाएगी। सो न्यू बिहेवियर्स को जब पर्सन अपनी पर्सनालिटी या एटीट्यूड में डालना शुरू कर देता है तो वो एक स्टेबलाइजेशन होने लगता है। उसको हम स्टेबलाइजेशन कहते हैं कि अपने नए बिहेवियर को अपनी लाइफस्टाइल में डाला और वो अब आपका एटीट्यूड बन गया, आपकी हैबिट बन गई है। तो न्यू बिहेवियर जब भी होगा तो वो उनकी लाइफ का नया फॉर्म बन जाएगा और वो पुराने बिहेवियर को रिप्लेस कर देगा। तो लुइन ने यही बोला था, एक वर्ड यूज किया था, फोर्स फील्ड एनालिसिस। फोर्स फील्ड एनालिसिस क्या है? ये वो फोर्सेस को आइडेंटिफाई करता है जो किसी इंसान को चेंज करने के लिए पुश करता है। ये वो फोर्सेस हैं जो इंसान को आगे बढ़ने के लिए पुश करते हैं, और जो फोर्सेस उसको रोकते हैं आगे बढ़ने से उसको वो कम करते हैं। तो उन्होंने बोला कि चेंज तभी आता है जब ये दो फोर्सेस की वजह से आता है। सो एक जो इंटरनल होता है एम्प्लॉय के अंदर और दूसरा होता है एक्सटर्नल फोर्सेस जो एनवायरनमेंट की वजह से एम्प्लॉय के अंदर आते हैं। अगेन जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं उनको हम बोल सकते हैं, उनको कैटेगराइज कर सकते हैं ड्राइविंग फोर्सेस और रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस। सो ड्राइविंग फोर्सेस क्या है? जो अगर इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम सेट हो गया ना, ड्राइविंग एंड रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस के बीच में, तो मतलब इंसान तरक्की कर रहा है, चेंज पॉसिबल है। सो हम क्या करते हैं, हम स्ट्रेंथन करते हैं ड्राइविंग फोर्स को और वीकन करते हैं रीस्ट्रेनिंग फोर्स को, क्योंकि रीस्ट्रेनिंग फोर्स आपको रोकता है कुछ करने के लिए, ड्राइविंग फोर्स आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करता है। तो ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा होना चाहिए और रीस्ट्रेनिंग फोर्स कम होना चाहिए। नाउ सेकेंड मॉडल इज Kotter's 8-step plan for implementation of change. So John P. Kotters ने 8 steps बताए थे अगर हमें change implement करना है। नंबर 1 इन्होंने बोला है establishing a sense of urgency by creating a compelling reason for why change is needed. पहले तो हमें एक सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में
एक बताना पड़ेगा कि क्यों ये चेंज की ज़रूरत है, रीज़न क्या है चेंज करने के लिए। तो जब हम उनको रीज़न बता देंगे चेंज की ज़रूरत क्यों है, तो वो हेल्प करेगा कि हम ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रेजिस्टेंसेज आ रही है एम्प्लॉयज़ की वजह से, वो हम दूर कर सकते हैं। सेकंड उन्होंने फैक्टर बताया है जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो है फॉर्म ए कोलिशन विद इनफ पावर टू लीड द चेंज। अब हमें एम्प्लॉयज़ को कन्विंस करना पड़ेगा कि किस तरह से चेंज हम लाना चाहते हैं, उसके लिए हमें कोलिशन बनाना पड़ेगा। कोलिशन मतलब ग्रुप बनाना पड़ेगा। जैसे एम्प्लॉयज़ के बीच में ग्रुप बना दिया, एम्प्लॉय या मैनेजमेंट के बीच में एक बात करके एक कोलिशन बना लिया, मतलब अंडरस्टैंडिंग। कोलिशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग, आप समझ सकते हैं। एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर ली। इनफॉर्मल ग्रुप के जो लीडर्स हैं उनके साथ भी कोलिशन किया जा सकता है। तो जब हम एक अंडरस्टैंडिंग सेट कर लेते हैं तो चेंज सक्सेसफुली हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थर्ड उन्होंने बताया क्रिएट अ न्यू विजन टू डायरेक्ट द चेंज एंड स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग द विजन। इसमें इन्होंने बोला है कि हम जो भी गोल बना रहे हैं या ऑब्जेक्टिव हमारा है ऑर्गेनाइजेशन का, उसका ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का वो हमें एम्प्लॉयज़ को बताना पड़ेगा, सो दैट हम सब मिलके उसकी तरफ काम कर सकें। जो जब न्यू विजन है हमारे पास और हम उसके बारे में ये भी जानते हैं कि कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है, क्या स्ट्रैटेजीज लगानी है, उसको हम अगर शेयर कर लें एम्प्लॉयज़ के साथ, तो एम्प्लॉयज़ उसको समझते हैं और वो सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट इज कम्युनिकेट द विजन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने बताया एम्प्लॉयज़ को बता दें तो वो कोऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट इज फिफ्थ इज एम्पावर अदर्स टू एक्ट ऑन द विजन बाय रिमूविंग बैरियर्स टू चेंज एंड एनकरेजिंग रिस्क टेकिंग एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें हम अपने विजन को जो हमने शेयर कर लिया, तो अब हम ये देखेंगे कि क्या बैरियर्स हैं, क्या रेजिस्टेंस आ रहा है एम्प्लॉयज़ की तरफ से। अब उसको हम चेंज करने की कोशिश करेंगे, रेजिस्टेंस पे वर्क करेंगे। क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंस आ रहा है, और उनको रिस्क टेकिंग को के लिए मोटिवेट करेंगे। क्रिएटिवली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उसके लिए मोटिवेट करेंगे। तो इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की ज़रूरत होगी हमें, उनको हेल्प करेंगे। अगर उनको सुटेबल स्किल की ज़रूरत है तो हम ट्रेनिंग देंगे उस चीज़ की। सिक्स्थ इज प्लान फॉर create and reward short term wins that move the organization toward the new vision। मतलब कि हमें अपने पूरे मेजर गोल को स्मॉल गोल्स में ब्रेक करना पड़ेगा। जो स्मॉल गोल्स जब हम अचीव करेंगे तो उसके लिए हम रिवार्ड भी करेंगे, जिससे वो मोटिवेटेड फील करेंगे एम्प्लॉयज़। सेवेंथ इज कंसोलिडेट इम्प्रूवमेंट्स, रीअसेस, चेंज एंड मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द न्यू प्रोग्राम्स। यानी कि जैसे जैसे हमने छोटे छोटे गोल्स अचीव किए तो हम उसे एसेस करेंगे कि हम वहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ तक हम डिज़ायर्ड था, या कुछ गड़बड़ आ गया है। अगर कुछ नेसेसरी चेंजेस करने होंगे तो हम वो भी करेंगे, एंड देन फर्दर स्ट्रेटजीज बनाएंगे। मतलब हर स्टेप पे अकम्प्लिश करेंगे, देन रीअसेस करेंगे, इवेलुएट करेंगे, एंड देन फर्दर न्यू चेंजेस करेंगे अगर रिक्वायर्ड है, फिर आगे बढ़ेंगे। इस तरह से हम स्ट्रेटजीज चेंज करते रहेंगे टाइम टू टाइम, और हमें प्रोग्रेस दिखाई देगी। एट्थ इज री इन्फोर्स द चेंजेस बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन न्यू बिहेवियर एंड द ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। अब हम हाईलाइट करेंगे पॉजिटिव आउटकम्स जो आए हैं ऑर्गेनाइजेशन में। जब हमने जो भी चेंज आया उस सक्सेस के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सक्सेस मिली है हमें, उसके बारे में जब हम बताएंगे और हर इंश्योर करेंगे कि हर एक एम्प्लॉई जो है उसको इसमें पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है, सो दैट हमारा एनवायरनमेंट और एक्टिविटी जो वर्क एक्टिविटी है उसको हम एनहांस कर सकें, और किस तरह से उनके अच्छे वर्क की वजह से हमारे को सक्सेस मिल रही है, तो वो नए बिहेवियर को बार बार रिपीट करेंगे। नाउ द थर्ड मॉडल इज मर्विन विसबर्ग 6 बॉक्स मॉडल। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं एक पार्ट में, प्रीवियस चैप्टर में। अब इसमें फिर से इन्होंने बताया कि ये जो मॉडल है डायग्नोस्टिक टूल की तरह वर्क करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इफेक्टिवली वर्क करने के लिए हेल्प कर सकता है, उसके ऊपर है ये मॉडल। और इसमें 6 एरियाज को ज़्यादा फोकस किया गया है। अगर ये 6 एरियाज कंसिस्टेंट रहे और सही से वर्क करते रहे, सो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और डिज़ाइन को आउटलाइन किया है और फोकस किया है उन इश्यूज पे जिस पे हमें वर्क करना चाहिए, जैसे कि प्लानिंग, इंसेंटिव्स एंड रिवार्ड्स, रोल ऑफ सपोर्ट लाइक पर्सनल सपोर्ट, मतलब जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनका सपोर्ट, इंटरनल कॉम्पिटिशन्स जो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के बीच में चलते हैं, फिर रिन्यूमरेशन, पार्टनरशिप, हायरार्कियल एंड डेलीगेट्स जो है जिनके
हाथ में अथॉरिटी होती है उनके ऊपर फोकस किया है। एंड देन ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल, अकाउंटेबिलिटी, परफॉर्मेंस, इन सब के असेसमेंट के ऊपर इन्होंने बात की है। तो ये 6 बॉक्सेस कौन कौन से हैं जो हमें इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए? नंबर 1, पर्पस। ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन का और क्या रीजन है कि यही ऑब्जेक्टिव है। और जब हमारे को पर्पस पता होता है तो उसकी फंक्शनिंग ईजी हो जाती है। हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमारा पर्पस क्या है और उसके लिए हमें क्या करना है। सेकेंड इज स्ट्रक्चर। वर्क एक्टिविटी कैसी है? वर्क एक्टिविटी ये इंश्योर करती है कि हम गोल तक पहुंच रहे हैं सही से या नहीं पहुंच रहे हैं। सो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं पूरे स्ट्रक्चर को जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है, सो दैट हम अचीव कर सके अपने गोल्स को स्मूथली। अगेन वर्क एक्टिविटी को हम कैटेगराइज भी कर सकते हैं सिस्टमैटिक मैनर में, सो दैट हमारे को पता हो कि कहाँ पे क्या काम चल रहा है और किसका क्या रोल है। तो क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। देन रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसी है एम्प्लॉयज़ के बीच में और एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट के बीच में। तो बहुत सारी टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए, सही से एम्प्लॉयज़ परफॉर्म करें उसके लिए। सो बहुत सारे हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिवार्ड्स। क्या रिवार्ड, अप्रोप्रिएट रिवार्ड दिया जा रहा है जो भी वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं? तो रिवार्ड एक ड्राइविंग फोर्स की तरह एक्ट करता है। अगर उनकी एक्टिविटी के लिए उनको रिवार्ड दिया जाए तो वो अच्छा काम करते हैं। नेक्स्ट इज लीडरशिप। लीडरशिप कैसी है? लीडरशिप अगर एफिशिएंट है तो वो बहुत अच्छे से वर्क कर सकती है, पूरी एक्टिविटी को अच्छे से सुपरवाइज कर सकती है। अगेन बिसाइड बैलेंस को मेंटेन करना और इंटीग्रिटी को बना के रखना। देन हेल्पफुल मैकेनिज्म्स, जो मैकेनिज्म्स वहाँ चल रहे हैं, जैसे टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट कितना है, एक्सपर्ट्स अवेलेबल है या नहीं है, और कोई फैसिलिटीज़ जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो अवेलेबल हैं ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं है। अगर इनके ऊपर भी वर्क किया जाए तो भी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। नाउ द फोर्थ मॉडल इज ग्रेनर्स मॉडल। मे बी ग्रेनर्स का नेम प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकता है, आप गूगल कर सकते हैं क्या है, बट एज पर मी इट इज़ ग्रेनर्स। ग्रेनर्स मॉडल जो है वो क्या कह रहा है? वो ये कहता है कि जब भी कोई ग्रोथ होती है तो ग्रोथ भी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से चेंज आता है। अभी तक हम ये सोच रहे थे कि कोई प्रॉब्लम होती है उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो वो चेंज की तरफ लेके जाती है, बट एक और यहाँ पे इन्होंने एड्रेस किया है, ग्रोथ भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से चेंज आता है। सो मैनेजमेंट का रोल बहुत बड़ा है और मैनेजमेंट जैसे जैसे ग्रोथ आती है मैनेजमेंट का भी रोल बदलता जाता है। सो इस वजह से जो मैनेजमेंट है उस पे भी वर्क करना ज़रूरी है। सो स्टार्टिंग में जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो उसका जो फाउंडर होता है ना, वो क्रिएटिवली सोचता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सो जो फाउंडर की क्रिएटिविटी है वही रेस्पॉन्सिबल होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और फिर आगे जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो लीडरशिप उसको हैंडल करती है। अब क्या हो रहा है, जब आगे हम ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता जाता है, जो लीडरशिप की प्रॉब्लम भी एनहांस होने लग जाती है, मैनेजरियल प्रॉब्लम शुरू हो जाने लगती है। तो जब एक्सेसिव लीडरशिप आ जाए तो फिर पावर को फिर से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ जाता है, क्योंकि अब लीडरशिप ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई। जब आगे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रहा है तो बहुत ज़्यादा लीडरशिप का जब कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है तो सबऑर्डिनेट्स जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, वो उनको डिसीजन लेने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि उनको वेट करना पड़ता है कि लीडरशिप कब उसको ओके बोलेगी। और इस वजह से फिर एक टर्मोइल की स्टेट आ जाती है जहाँ पे मैनेजमेंट को अपनी जो पावर है वो सबऑर्डिनेट्स को पकड़ानी पड़ जाती है। पूरी पावर नहीं, मतलब थोड़ी बहुत पावर, सो दैट वो डिसीजन ले सके। सो इस तरह से मैनेजमेंट का एक मेजर रोल है हर एक स्टेज में। और यहाँ पे ग्रीनर ने 5 फेजेस बताए हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब वो ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा होता है। तो हर एक फेज जो होता है वो एक काम पीरियड से स्टार्ट होता है जिसको इवोल्यूशनरी फेज कहते हैं, और जब वो एंड होता है तो मैनेजमेंट क्राइसिस के साथ एंड होता है, जहाँ पे बहुत सारा इंटरनल टर्मोइल हो रहा होता है। एंड देन फर्दर एक और इवोल्यूशन आता है जहाँ पे फिर से पूरी पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होने लग जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, प्रॉब्लम बहुत डोमिनेंट हो जाती है, और फिर उसको जब वो सॉल्व होगी तो फिर ग्रोथ कंटिन्यू होती है। तो यानी ये एक स्टेज है जो चलती रहती है,
ये डिफरेंट फेजेस ऐसे ही चलते रहते हैं। पहले पावर आई मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट ने जब देखा कि भाई एक स्टेबिलिटी का फेज आया, ग्रोथ हुई, एंड उसके बाद देखा कि हम एक ऐसे स्टेट में आ गए हैं जहाँ पे मैनेजमेंट कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहा है, तो उसको अपनी पावर्स को डिसॉल्व करना पड़ेगा, सबॉर्डिनेट के हाथ में थोड़ी पावर देनी पड़ेगी, फिर आगे फिर से ग्रोथ होगी। तो मतलब ग्रोथ तो होती रहती है लेकिन बीच बीच में अप एंड डाउन चलता रहता है। तो ये वो कौन से फेजेस हैं उसके बारे में हम समझेंगे। नाउ ये फेजेस हैं, नंबर 1 ग्रोथ थ्रू क्रिएटिविटी। इसमें क्रिएटिविटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, प्रोडक्ट्स पे भी, मार्केटिंग में भी एंड सेल्स स्ट्रेटेजी पे भी। अब ऑर्गेनाइजेशन साइज में ग्रो होने लगेगा क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा आ रही है और हर चीज़ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। साइज में ग्रो हुआ, कॉम्प्लेक्सिटी में ग्रो हुआ, जैसे ही इन चीज़ों में ग्रो होने लगता है ऑर्गेनाइजेशन, तो मैनेजेरियल प्रॉब्लम्स इमर्ज होने लगती हैं। ये वो रिवॉल्यूशनरी पीरियड आ जाता है जहाँ पे मैनेजर्स अपनी पावर के लिए जोर लगाने लगते हैं। तो इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए क्रिएटिव एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी ग्रोथ थ्रू डायरेक्शन। जो प्रोफेशनल मैनेजर्स और जो की स्टाफ है वो अपने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना शुरू करेंगे, और अब इनका जो डायरेक्शन होगा वो जो सुपरवाइजर्स हैं उनकी तरफ होगा, और लोअर लेवल पे जो सुपरवाइजर्स है उनकी तरफ होगा। उनको एज अ फंक्शनल स्पेशलिस्ट बना दिया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट लेवल पे हमने देखा था क्रिएटिविटी तो हुई लेकिन मैनेजर्स के बीच में भी पावर की होल्ड लगने लगी थी, तो इसीलिए इसको थोड़ा डिसॉल्व करके सुपरवाइजर्स के हाथ में डाल दिया गया। अब इसमें डायरेक्टिव मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी जो है ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ के लिए वर्क करेगी, जहाँ पे लोअर लेवल सुपरवाइजर्स जो होंगे वो ज़्यादा नॉलेजेबल होते जाएंगे, क्योंकि अब उनके वो हाथ में हमने काम दे दिया बहुत सारा, वो स्पेशलिस्ट हैं। सो अब उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई है, अब वो और ऑटोनॉमी की डिमांड करेंगे कि भाई हमें और पावर दो। और अब नेक्स्ट स्टेज जो आएगी वो है ग्रोथ थ्रू डेलीगेशन स्टेज। अब इसमें क्योंकि उन्होंने ज़्यादा ऑटोनॉमी की बात की है सुपरवाइजर्स ने, तो अब इस क्राइसिस को रिजॉल्व किया जाएगा कि जो टॉप मैनेजर्स है ना वो थोड़ी सी अथॉरिटी और देना शुरू कर देंगे और पावर इक्वलाइजेशन के ऊपर वर्क करेंगे। अब डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है ये, यहाँ पे थोड़ा सा मोटिवेशन लोअर लेवल्स के हाथ में भी चला गया है, उनका मोटिवेशन और ज़्यादा हाई हो जाएगा क्योंकि उनको थोड़ी सी और पावर मिल गई है। नेक्स्ट स्टेज आ जाता है कोऑर्डिनेशन का स्टेज, जहाँ पे इफेक्टिव मेथड्स यूज़ किए जाएंगे इन सारे जो कंट्रोल के लिए लड़ाई हो रही है ना सबके बीच में, मैनेजर्स के बीच में, सुपरवाइजर्स के बीच में, उससे ओवरकम करने के लिए ये कोऑर्डिनेशन का फेज आ गया है। अब फॉर्मल सिस्टम आएगा जहाँ पे कोऑर्डिनेशन, टॉप मैनेजमेंट और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें कोऑर्डिनेशन का काम चलेगा, और जो मैनेजमेंट है वो एज अ वॉचडॉग की तरह काम करेगा, वो बस देखने का काम करेगा काम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सो इससे ग्रोथ अचीव की जाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसको मैनेज करना उतना ही फॉर्मल वे में करना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन से। तो ये फॉर्मल प्रोग्राम्स और रिजिड सिस्टम के थ्रू होगा, जिसमें मैनेजमेंट जो है वो वॉचडॉग की तरह काम करेगा। नाउ ग्रोथ थ्रू कोलैबोरेशन, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा, इसमें बिहेवियरल अप्रोचेस अप्लाई की जाएंगी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है। सो अब ग्रीनर ने ये बोला कि जो कोऑर्डिनेशन स्टेज था, मतलब फोर्थ जो स्टेज था, वो फॉर्मल सिस्टम एंड प्रोसीजर्स से किया जा रहा था, और जो कोलैबोरेशन स्टेज है उसमें ज़्यादा स्पॉन्टेनिटी पे वर्क किया गया था कि मैनेजमेंट एक्शन लेगा एकदम से, और टीम और स्किलफुल कन्फ्रंटेशन के थ्रू इंटरपर्सनल डिफरेंसेस को रिजॉल्व किया जाएगा। अब जो मेजर प्रॉब्लम देखी जा रही है इसमें ये आती है कि मैनेजेरियल बिहेवियर कैसा है, उसको ओवरकम करने के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट का तो ईगो हर्ट हुआ ना इस पूरे प्रोसेस में, उनकी पावर डिसॉल्व होती जा रही है। सो इनकी जो बिहेवियर है उसके ऊपर वर्क करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड वर्कशॉप चलाई जाएंगी, जिससे वो बेटर तरीके से हैंडल कर पाएंगे इस सिचुएशन को। नाउ कमिंग एंड वोल्ले मॉडल, अगेन प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, गूगल पे चेक कर लेना। कमिंग एंड वोल्ले मॉडल में 5 एरियाज ऑफ चेंज के बारे में बात की है, कौन कौन से एरियाज हैं जिस पे वर्क करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि चेंज स्मूथ रहे। फर्स्ट है मोटिवेटिंग चेंज। जो लीडर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको एम्प्लॉयज़ के बीच में रेडीनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, वो मोटिवेटेड फील करें जब उनको चेंज के बारे में बताया जाए। सो उसके लिए ज़रूरी है कि हम एम्प्लॉयज़ को बताएं कि क्यों ज़रूरी है चेंज का, कितना प्रेशर है, क्यों ज़रूरत है, इसकी एडवांटेजेस क्या होंगे अगर चेंज आ गया, और कौन कौन से उनके दिमाग में उन्हें एक तरह से
पेन भी देना पड़ेगा, उनके दिमाग में पेन देने का मतलब है उन्हें इमोशनली अटैच करना पड़ेगा इस चेंज से, और उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा जब हमने चेंज शुरू किया है तब से ही, सो दैट उनका अटैचमेंट हो जाए उस चीज़ से। सेकेंड इज क्रिएटिंग अ विजन। जब हम विजुअलाइज करते हैं कि फ्यूचर कैसा होगा चेंज के बाद, तो हम मोटिवेटेड फील करते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स होंगे हमें इस चीज़ से, वो हमें देखना पड़ेगा, और क्यों अटेन करना ज़रूरी है इस चीज़ को। सो उन बेनिफिट्स को हम कैसे अटेन कर पाएंगे, क्या वो बेनिफिट्स अटेनेबल है या नहीं है, मतलब रियलिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है पूरे विजन में। हमें रियलिस्टिक पिक्चर पता चलेगी जब हमारे पास विजन होगा। सो ये हमारी जो वैल्यूज़ हैं हमें उसको लेके चलना पड़ेगा, और जितने भी इनपुट्स हैं एम्प्लॉयज़ से हमें मिल सके उसको भी लेना होगा। नेक्स्ट इज़ डेवलपिंग पॉलिटिकल सपोर्ट। पावरफुल पीपल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनका अगर सपोर्ट मिल जाए, उनका एसोसिएशन हो जाए, तो चेंज बहुत आसान हो जाता है। तो जो अपनी पावर जिनके हाथ में है उनको हमें रीच आउट करना पड़ेगा, जो की प्लेयर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उनके सपोर्ट के लिए उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज चेंजिंग द ट्रांजिशन। जब भी कोई स्टेट आता है तो प्रेजेंट स्टेट को हमें अनफ्रीज करना पड़ेगा, फिर न्यू फ्यूचर की तरफ हमें ट्रांजिशन करना पड़ेगा, अपने गोल को अटेन करना होगा, और अटेन करने के बाद जो आउटकम है उसको फिर से रीफ्रीज करना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारी चेकलिस्ट बनाई जाएंगी, जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारी हमने लिस्ट डाउन की थी, और धीरे धीरे कर करके उसको अचीव करना पड़ेगा। तो ये इवेंट्स होंगे जो एक सीक्वेंस में चलेंगे, एक कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद दूसरा हुआ तो तीसरा, इस तरह से। और जो पीपल रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, उनको भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा इसमें। फिफ्थ स्टेट जो है वो है सस्टेनिंग मोमेंटम। रेगुलर मीटिंग्स बहुत ज़रूरी है ये पता करने के लिए कि किस तरह की प्रोग्रेस चल रही है। प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं अचीव करने के लिए, उसको हमें चेक करना पड़ेगा, इंटरेक्शंस करने पड़ेंगे स्पेशलिस्ट के साथ। जब ये सारी चीज़ें करेंगे तो हमें एक सस्टेनमेंट मेंटेन करना पड़ेगा कि ये चीज़ें ऐसी ही चलती रहें, इसी स्पीड में चलती रहें। सो हमें गेन्स को हाईलाइट करना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ के बीच में, उन्हें बताना पड़ेगा कि देखो तुम्हारे एफर्ट्स की वजह से कितना अच्छा हमें बेनिफिट हो रहा है। Now sixth model is Burke and Litwick model of organization change. इसका pronunciation अलग हो सकता है, बुरके है कि बर्के, आई एम नॉट श्योर। सो इस मॉडल में इन्होंने बताया कि जब भी हम चेंज लाना चाहते हैं तो टीम की परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है। सो यहाँ पे परफॉर्मेंस और इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स के बीच में लिंक है, तो ही इसी वजह से ये हम कर पाएंगे अगर हम इन फैक्टर्स पे वर्क करें। सो अगर हमें कुछ चेंज लाना है तो ये कौन कौन से फैक्टर्स है जो इम्पैक्ट करती है, इन्होंने 12 डायमेंशंस में बताया है। नंबर 1 इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को, और इसीलिए ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके सारे जो फैक्टर्स है उसको हमें क्लियरली स्टैब्लिश करना पड़ेगा कौन कौन से हैं जो इसको इम्पैक्ट करते हैं। सेकंड इज मिशन एंड स्ट्रेटजी। अगेन टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एम्प्लॉयज को क्लियरली बताए कि हमारा क्या मिशन है, क्या स्ट्रेटजी हम फॉलो करने वाले हैं। नाउ थर्ड इज लीडरशिप। लीडरशिप का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन चीफ रोल प्ले करता है, कौन रोल मॉडल की तरह एक्ट करता है, यहाँ पे किसकी बात सुनी जाती है। फोर्थ इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर किस तरह का है, किस तरह का बिहेवियर है ऑर्गेनाइजेशन में, वो डिपेंड करता है वहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस किस तरह के हैं, कस्टम्स क्या फॉलो किए जा रहे हैं, प्रिंसिपल्स क्या है। देन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर किस तरह का है, कौन किसकी अथॉरिटी है, कौन डिसीजन मेकिंग करता है, कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ये सारे, और उनके बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है। नेक्स्ट इज सिस्टम्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स कौन से हैं ऑर्गेनाइजेशन में, फिर लोग जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से वर्क करते हैं और क्या ऑपरेशन चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारी चीजें, लोगों के ऊपर कितनी पॉलिसीज बनाई गई हैं। देन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, मैनेजमेंट कितनी अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल करता है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी को फॉलो करवा पा रहा है एम्प्लॉयज से, किस तरह से एम्प्लॉयज एंड रिसोर्सेज के से मैनेजमेंट डील करता है, ये यहाँ पे आता है। देन वर्क यूनिट क्लाइमेट, किस तरह का क्लाइमेट है ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉयज किस तरह से सोचते हैं, फील करते हैं और क्या एक्सपेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, इनकी रिलेशनशिप आपस में कैसी है मेंबर्स के बीच में और मैनेजमेंट के
साथ कैसी है। नेक्स्ट इज टास्क एंड स्किल्स, जो टास्क दिए जाते हैं वो किस तरह से अकम्प्लिश किए जाते हैं, स्किल्स और नॉलेज कितनी है एम्प्लॉयज़ में, और उसको फुलफिल करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयज़ लेते हैं कि नहीं लेते हैं, और उनकी जो जॉब पोजीशन है उसके अकॉर्डिंगली वो काम कर पा रहे हैं, डिमांड को फुलफिल कर पा रहे हैं या फेल हो जाते हैं, वो देखना है। एंड देन 10th जो फैक्टर है वो है इंडिविजुअल वैल्यूज एंड नीड्स, एम्प्लॉयज़ की खुद की क्या आइडेंटिटी है, वो किस तरह से अपनी वैल्यूज को देखते हैं, उनकी नीड्स क्या क्या है, उनके ओपिनियन क्या है वर्क को लेकर, वो अपनी किन क्वालिटीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, उनकी जॉब एनरिचमेंट किस तरह से हो सकती है, वो किस तरह से बेटर सेटिस्फाई फील करते हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं। देन मोटिवेशन लेवल, ये अगर विलिंगनेस है एम्प्लॉय की काम करने के लिए तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल आसानी से अचीव किए जा सकते हैं, तो वो एफर्ट करने पड़ेंगे, और अगर वो मोटिवेटेड है तो ज़रूर करके देते हैं काम। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस, जो लास्ट पॉइंट है इस मॉडल का, कि अगेन जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है इंडिविजुअल की और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, वो बहुत सारे एरियाज पे हमें चेक करनी पड़ेगी, जैसे प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, एफिशिएंसी, इन सब चीज़ों पे। ना लास्ट मॉडल जो है और लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो का, वो है जॉन फिशर चेंज मॉडल। जॉन फिशर ने इस मॉडल में कुछ चीज़ें बताई हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ जो है ना वो मल्टीट्यूड लेवल पे वर्क करते हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने आते हैं तो एनवायरनमेंट में बहुत सारे चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे वो वर्क करते हैं। जैसे कि जब भी कोई चेंज आता है ना तो एम्प्लॉय बहुत सारे स्टेजेस से जाता है और बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को फेस करता है। तो जो स्पीड है ट्रांजिशन की, मतलब जब वो ओल्ड सिस्टम से न्यू सिस्टम पे जब जाता है एम्प्लॉय, तो बहुत सारे उसकी जो स्पीड है ट्रांजिशन की, ओल्ड से न्यू में जाने की, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे सेल्फ परसेप्शन, लोकस ऑफ कंट्रोल, पास्ट एक्सपीरियंसेस, और इन सब का कॉम्बिनेशन होके वो फ्यूचर के इवेंट्स को देखता है, फ्यूचर के इवेंट्स के बारे में सोचता है। तो जो ट्रांजिशन को अगर हम इफेक्टिव बनाना चाहते हैं सो हमें समझना पड़ेगा एम्प्लॉय का परसेप्शन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर। जो स्टेजेस से कोई भी एम्प्लॉय पास होता है वो कौन कौन से हैं? एंजाइटी, हैप्पीनेस, फियर, थ्रेट, गिल्ट, डिप्रेशन, डिसइल्यूजनमेंट, हॉस्टिलिटी, एंड ये एंड होता है डिनायल पे। तो इतनी सारी एम्प्लॉय के अंदर चीज़ें होती हैं जब कोई चेंज आता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। सो ये ओवरऑल चेंज जो एम्प्लॉय के अंदर आता है, जो इस स्टेजेस से पास होता है, तो वो नए तरीके से फिर ऑर्गेनाइजेशन से डील करना सीख जाता है। इसके बाद डिनायल के बाद वो फिर धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन में जब चेंज आ चुका होता है तो वो सीख जाता है कि अब इस चीज़ से कैसे हैंडल करना है, इसको कैसे न्यू तरीके से देखना शुरू करना पड़ेगा। और ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से न्यू ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज होता है, उसको गेन मिलना शुरू हो जाता है, और डेवलपमेंट भी हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये कर्व की तरह इमर्ज होता है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 2 ऑफ यूनिट 3 ब्लॉक 3 MPCE 033। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगेगा। अगर ऐसा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें इस वीडियो को बाकी स्टूडेंट के साथ, और प्रेस दी नोटिफिकेशन बेल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।